संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल और चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो नेपाल को लेकर के है, कॉन्टेक्स्ट नेपाल से है। नेपाल में जो वहाँ के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर केपी ओली, उन्होंने बोल दिया है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए और जो वहाँ की प्रेसिडेंट है उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिए हैं। तो वहाँ पर कुछ अनिश्चितता की स्थिति चल रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामर, उन सभी का यूज हम इस आर्टिकल के थ्रू, इस एडिटोरियल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नेपाल इन टर्मोइल, नेपाल में अनिश्चितता की स्थिति या फिर खलबली। टर्मोइल क्या होता है? टर्मोइल होता है ए स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कंफ्यूजन। मतलब अनिश्चितता की स्थिति कहीं पर है तो वो होता है टर्मोइल। केपी ओली, वहां के पीएम है केपी ओली, पुट हिज ग्रीड फॉर पावर ओवर द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो वहां के केपी ओली पीएम है, उनकी जो सत्ता की जो उनकी भूख थी, लालच था, ग्रीड यानी लालच, सत्ता की जो भूख थी उसको ऊपर रखा। किसके ऊपर रखा? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और राजनीतिक स्थिरता के जो अनुभव था, जो लाभ था, उसके ऊपर उन्होंने खुद के पर्सनल प्रॉफिट को ऊपर रखा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक स्थिरता, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली रिकमेंडेशन टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन मतलब उन्होंने क्या दी? सिफारिश की, संस्तुति प्रस्तुत की। टू डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब होता है भंग करना, पार्लियामेंट, संसद। केपी ओली ने बोला कि पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने दी अनुशंसा, which has been duly approved by प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। और उसको क्या कर दिया गया? अनुमति दे दी गई, सहमति दे दी गई वहां के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा। तो ये जो ड्यूली वर्ड है, ये ड्यूली है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? वर्ब के बारे में जब कुछ विशेषता बताई जाए तो वो होता है एडवर्ब। अब ये जो ड्यूली है उसने बताया है कि उन्होंने जो सहमति दी है ना वहां के प्रेसिडेंट ने, वो दी है उचित रूप से या फिर यथोचित रूप से, उचित या अपेक्षित रीति से या फिर यथोचित रूप से। अब ये अप्रूव को सहमति देना, एक तो सीधा उन्होंने सहमति दे दी, या फिर बोला जाए कि उचित रूप से उन्होंने जो जिस प्रोसीजर में काम होना चाहिए उसमें उस तरीके से उन्होंने सहमति दे दी। तो अप्रूव को, अप्रूव की विशेषता, अप्रूव यहाँ पर वर्ब है और उसकी विशेषता बता रहा है ड्यूली, तो ये है यहाँ पर एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। ये हमें ध्यान रखना है। और एडवर्ब भी कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर, काम किस तरीके से किया जा रहा है वो एडवर्ब है। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, प्रेसिडेंट ने काम कर दिया। has pushed the young democracy into an unprecedented constitutional crisis and political turmoil। ये जो चीज हुई है ना, उसने यंग डेमोक्रेसी को, अब यंग डेमोक्रेसी क्यों बोल रहे हैं नेपाल को? देखो, पहले यहाँ पर था मोनार्की और 2015 में यहाँ बना कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले यहाँ मोनार्की था, उसके बाद में यहाँ आया डेमोक्रेसी। तो जो यंग डेमोक्रेसी है, बिल्कुल अभी यंग एज में है यहाँ पर डेमोक्रेसी, उस यंग डेमोक्रेसी को इस काम ने किसमें धकेल दिया है? अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, जो काम पहले नहीं हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक क्राइसिस, संवैधानिक कठिनाई की घड़ी में और राजनीतिक खलबली में, राजनीतिक अनिश्चितता में नेपाल के यंग डेमोक्रेसी को धकेल दिया है। मिस्टर ओली हुज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मिस्टर ओली की जो पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मतलब एनसीपी, विद ए नियर 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में उसके पास 2/3 मेजोरिटी है। मतलब मान लो पार्लियामेंट में वहां की सीट है 100, तो 75 जो सीटें हैं पार्लियामेंट में वो है केपी ओली की सरकार के पास में। टुक द ड्रेस्टिक स्टेप, ड्रेस्टिक क्या होता है? मतलब किसी के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है जिसका बहुत ही असरदार और भरपूर असर होगा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रखता है वो चीज, वो होता है ड्रेस्टिक स्टेप। एक्सट्रीम एंड हैविंग ए सडन वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट को बोलते हैं ड्रेस्टिक इफेक्ट। तो वहां पर 2/3 किसके पास पावर है? मिस्टर ओली के पास में। उन्होंने ड्रेस्टिक स्टेप लिया है एज ही केम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन फ्रॉम हिज ओन पार्टी
to withdraw an ordinance his government issued last week। जो मिस्टर ओली की जो गवर्नमेंट है ना, उसने लास्ट वीक एक ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश होता है ऑर्डिनेंस। जब पार्लियामेंट अस्तित्व में ना हो, पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे हो, उस समय गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस पास करवाया जाता है। तो उस ऑर्डिनेंस के लिए उसकी जो पार्टी है उसने बोला है कि आप उसको विड्रॉ करो। विड्रॉ मतलब वापस लो। आपने जो ऑर्डिनेंस पास करवाया है उसको आप वापस लो। और इसके लिए मिस्टर ओली के ऊपर उसकी खुद की ही पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। और इसी प्रेशर के अंडर आकर मिस्टर ओली ने ये ड्रेस्टिक स्टेप उठा लिया कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाएगा। बोथ द अपोजिशन एंड अदर लीडर्स विद इन द रूलिंग पार्टी एलिज्ड मतलब आरोप लगाया है। कौन? देखो, संसद में खुद की पार्टी है मिस्टर ओली की और उनकी खुद की सीट है, उसके अलावा कुछ विरोधी दल भी होंगे वहां पे। उन विरोधी दल के द्वारा और कुछ लीडर उनकी खुद की पार्टी के भी हैं, नेता कुछ उनकी खुद की पार्टी के भी हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि द ऑर्डिनेंस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काउंसिल एक्ट, ये जो ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है ना, वो किसके लिए पास हुआ है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक काउंसिल एक्ट को अमेंड कर देगा। अमेंड का अर्थ क्या होता है? चेंज कर देगा, परिवर्तित कर देगा। और परिवर्तित करके क्या करेगा? चेंज कर देगा। किस चीज को चेंज कर देगा? वुड अंडरमाइन द चेक एंड बैलेंसेज इन द सिस्टम। हमारे जो मतलब नेपाल के जो लीडर्स है वो ये बात बोल रहे हैं कि उनके जो सिस्टम है ना, उनका जो तंत्र है, उसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेज, अब चेक्स एंड बैलेंसेज एक संवैधानिक प्रक्रिया है। चेक्स एंड बैलेंसेज मतलब नियंत्रण और बैलेंस मतलब संतुलन। क्या होता है कि कोई भी जब स्टेट होता है तो उसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये 3 पार्ट हो गए। अब इन 3 पार्ट, पहले तो इनमें होता है सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों को अपने अपने क्या देते हैं? काम देते हैं कि आप अपने अपने एरिया में काम करो। इसके अलावा वो एक दूसरे पर ध्यान भी रखते हैं कि जो कार्यपालिका है वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं। जुडिशरी मन में आई जो रूल आउट तो पास नहीं कर रही है, और जुडिशरी देखती है कि जो रूल बनाए गए हैं उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं है। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर। और फिर एक दूसरे पर नजर रखने को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेज। तो वो जो वहाँ की पार्टी के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सिस्टम में जो चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, नियंत्रण और संतुलन की जो प्रक्रिया है, उसको धीरे धीरे अंडरमाइन क्या होता है? क्षति पहुंचाना। अंडरमाइन होता है क्षति पहुंचाना। ये जो अध्यादेश है वो इस सिस्टम को क्षति पहुंचाएगा। और किसको एम्पावर कर देगा? एम्पावर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर, शक्तिशाली बना देगा इन मेकिंग क्रूशियल अपॉइंटमेंट। क्रूशियल क्या होते हैं? अति महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट, वाइटल, VITAL, वाइटल मीन्स में होता है महत्वपूर्ण। तो क्रूशियल अपॉइंटमेंट, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है ना, उनको बनाने में प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर कर देगा कि प्राइम मिनिस्टर ही क्या कर सकता है? उनको अपॉइंटमेंट अकेला कर सकता है। तो ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उससे ये चेंज आ जाएगा, इसके लिए विरोध हो रहा है। मिस्टर ओली हैड रिपोर्टली एग्रीड टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस इन ए पार्टी मीटिंग। मिस्टर ओली ने क्या किया? रिपोर्टेडली क्या होता है? रिपोर्टेडली होता है लोगों के कथनानुसार, मतलब उनकी पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया। तो मिस्टर ओली ने पार्टी की मीटिंग में क्या बोल दिया कि ठीक है, ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया जाएगा। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, विड्रॉ यानी वापस लेना। इस पर सहमत हो गए मिस्टर ओली। लेकिन बट ऑन संडे वाले दिन उन्होंने क्या किया? हिज कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट होता है मंत्रिमंडल। इंपोर्टेंट मतलब जो लोग जीत करके आए उनमें इंपोर्टेंट लोग, मतलब मंत्री बनाए जाते हैं बहुत सारे, उनमें भी कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं बहुत कम। मंत्रिमंडल जिनसे प्रधानमंत्री सलाह लेता है कुछ भी काम करने से पहले, तो उनके मंत्रिमंडल ने मेड द अनएक्सपेक्टेड मूव टू रिकमेंड ए रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। अचानक से उनके कैबिनेट ने एक अप्रत्याशित ढंग से मूव किया, मतलब अपना रास्ता बदला और इस बात की अनुशंसा कर दी कि पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाए। डिजोल्यूशन होता है संसद का आधिकारिक तौर पर भंग होना या फिर रद्द होना। इलेक्शन विल नाउ बी हेल्ड इन अप्रैल में 2021 ए ईयर हेड ऑफ शेड्यूल। मतलब जो शेड्यूल था, जो एक सारणी बनी हुई थी, जो एक टाइम टेबल बना हुआ था, उस शेड्यूल से 1 साल पहले ही अहेड ऑफ मतलब इन फ्रंट ऑफ, आगे 1 साल आगे अप्रैल मई 2021 में चुनाव होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ,
उन्होंने क्या किया है, एक सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैव चैलेंज द लीगलिटी ऑफ मिस्टर ओली डिसीजन। संवैधानिक विशेषज्ञ, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक और एक्सपर्ट विशेषज्ञ, उन्होंने जो मिस्टर ओली का ये जो डिसीजन है उसकी वैधता, लीगलिटी, वैधता, उसको चैलेंज किया है, उसको चुनौती दी है। लीगलिटी का जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा इलीगलिटी। क्या हो जाएगा, इलीगलिटी। नेपाल 2015 कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस बिफोर। देखो वैसे तो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में बना वो इस बात को अनुमति देता है, किस बात की अनुमति देता है कि संसद को आप भंग कर सकते हो, डिसोल्यूशन कर सकते हो, उसको रद्द कर सकते हो बिफोर इट 5 ईयर टर्म। उसका जो 5 साल का जो कार्यकाल है संसद का, उससे पहले आप उसको खत्म कर सकते हो। ओनली ये शर्त रखी है, किस आधार पे कर सकते हो, इफ देयर इज ए हंग असेंबली, या तो वहां पे हंग असेंबली। हंग असेंबली क्या होती है कि मतलब कोई भी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत ना मिला हो। एंड नो पार्टी मैनेज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, या फिर कोई भी जो पार्टी है वो एक सरकार बनाने में मतलब मैनेज नहीं कर पा रही है, कोई भी अकेली पार्टी ये मैनेज नहीं कर पा रही है कि वो सरकार को ढंग से मैनेज कर पाएगी, तो आप समय से पहले भी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हो। सिंस द प्रेसिडेंट हैज क्लियर्ड हिज रिकमेंडेशन, जैसे ही प्रेसिडेंट ने उसकी जो अनुशंसा थी राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, उसको क्लियर किया, उसको सैंक्शन किया। द इश्यू विल नाउ बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा इस इश्यू को। विल नाउ बी मतलब डिसाइड होगा। When Mr. Oli Communist Party of Nepal UML, मिस्टर ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, मतलब दोनों ही क्या है, कम्युनिस्ट है, एक मार्क्सिस्ट है और एक लेनिनिस्ट है। दो पार्टियां थी अलग अलग, वो मर्ज हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बन गई। एंड इट्स अलायंस पार्टनर्स केम टू पावर इन 2017। मिस्टर ओली की पार्टी और उसके जो सहयोगी पार्टनर्स हैं वो सत्ता में कब आए, 2017 में। कब, कैसे आए, ह्यूज मेजोरिटी के साथ में, बहुत सारी उनको सीट मिली थी। मैनी होप दैट इट वुड बी ए न्यू बिगनिंग, बहुत सारे लोगों ने ये विश्वास किया था, ये पॉसिबिलिटी जताई थी, ये ऑप्टिमिज्म रखा था उन्होंने कि एक नई शुरुआत होगी। नेपाल वाज इन ए पेनफुल ट्रांजिशन फ्रॉम ए मोनार्की टू ए रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। नेपाल ने जो एक दर्द झेला था, किससे, ट्रांजिशन, बदलाव, मतलब पहले वहां राजतंत्र था, उसके बाद में गणतंत्र प्रजातंत्र में वो बदला, तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ था नेपाल इस चीज को लेकर के। इन लेस देन ए ईयर, एक साल से भी कम समय में, द CPN कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर, ये दूसरी पार्टी है जो किसके द्वारा, इसके हेड कौन थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल, ये आपस में मर्ज हो जाती हैं। लगभग 2017 में जीत के आते हैं, उसके बाद में पार्टी मर्ज हो जाती है। मर्ज का अर्थ होता है विलय होना। टू फॉर्म द कंट्री लार्जेस्ट कम्युनिस्ट फोर्स, द NCP, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में बन जाती हैं। ये 2-3 पार्टी आपस में मिलती हैं, मर्ज हो जाती है, विलय हो जाती हैं और कंट्री की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट फोर्स में चेंज हो जाता है ये दल। इट वॉज ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर द NCP, ये ऐतिहासिक अवसर था NCP के लिए, मुख्य रूप से मिस्टर ओली के लिए। टू स्टीर द फ्लैजलिंग डेमोक्रेसी आउट ऑफ इट्स मैनी क्राइसिस। अब फ्लैजलिंग क्या होता है, देखो फ्लैजलिंग होता है चिड़िया का वो छोटा सा बच्चा, फ्लैजलिंग होता है, अगर नॉर्मल इसका अर्थ देखें, चिड़िया का छोटा सा बच्चा जिसने अभी उड़ना सीखा है, ये होता है फ्लैजलिंग, मतलब अनुभवहीन डेमोक्रेसी की जो गति होनी है उसको किस दिशा में नियंत्रित किया जाए। इसमें देखो नेपाल का जो डेमोक्रेसी था उसने बहुत सारे क्राइसिस को फेस किया था, और उसके बाद में जो डेमोक्रेसी था वो स्टार्ट ही हुआ था 2015 में, नया डेमोक्रेसी था यहाँ पे, तो उसकी गति को किस दिशा में लेकर के जाना है, कितना नियंत्रित करना है, इसमें मिस्टर ओली का एक बहुत अवसरवादी उनके पास में एक टाइम था और वो उसको काम कर सकते थे।
बट द मर्जर, ये क्यों बोला जा रहा है ऊपर वाली लाइन में, क्योंकि बहुत सारी जो पार्टी थी ना वो एक जगह विलय हो गई थी और सबके जो विचार थे वो एक साथ काम करते, तो जो अनुभवहीन डेमोक्रेसी थी जो नेपाल की, वो बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी में चेंज हो सकती थी। बट द मर्जर डिड नॉट डिसोल्व द फंडामेंटल डिफरेंसेज बिटवीन द एनसीबी टू फैक्शन। लेकिन देखो 2017 में पार्टियां मैच हुई, एक दूसरे में मर्ज हो गई, लेकिन जो उनके फंडामेंटल डिफरेंसेस, आधारभूत जो उनमें अंतर थे उनके विचारों में, उनके बीच में एनसीपी के जो दो फैक्शन क्या होते हैं, देखो बड़ी पार्टी थी मिस्टर ओली की, उसके अंदर कुछ गुट आकर के मिल गई, तो फैक्शन होते हैं गुट। फैक्शन क्या होते हैं? गुट होते हैं। तो एनसीपी के दो बड़े गुट थे, उनके बीच में जो आधारभूत डिफरेंस थे ना, अंतर था, विचारों में जो अंतर था, वो कभी भी डिसोल्व नहीं हो पाए, कभी भी रद्द नहीं हो पाए, मतलब उनमें वो जो विचारों में जो अंतर था वो रेगुलर बना रहा। मिस्टर ओलीज ऑथोरिटेरियन इम्पल्सेज, रिफ्यूजल टू शेयर पावर विद द माओइस्ट फैक्शन मेड मैटर वर्स। मिस्टर ओली की जो सत्तावादी या अधिकारवादी, ऑथोरिटेरियन का अर्थ होता है सत्तावादी, अधिकारवादी, इम्पल्सेज होते हैं आवेग, मतलब उसकी इच्छाएं। मिस्टर ओली की ये आवेग, अधिकारवादी आवेग, और उन्होंने कभी भी जो माओइस्ट फैक्शन था एनसीपी में, जो माओइस्ट गुट था, उसको कभी भी उसके साथ में पावर्स को, सत्ता को कभी भी शेयर नहीं किया, और इससे जो ये मैटर्स हैं वो बहुत ज्यादा वर्ष बुरे बनते गए। इन रिसेंट मंथ, हाल ही के महीनों में तो ये देखा जा रहा था, देयर वर कॉल्स फ्रॉम विद इन द एनसीपी फॉर मिस्टर ओली टू स्टेप डाउन, मतलब मिस्टर ओली के लिए ये बात बोली जाने लगी थी कि वो अपने पद से क्या कर दे, अपने पद से क्या कर दे, रेजिग्नेशन दे दें, ये उनके लिए बोला जाने लगा था। When the party asked him to withdraw the amendment, जब पार्टी ने उनसे पूछा विड्रॉ, वापस लेना, अमेंडमेंट इस संशोधन को, पार्टी ने बोला कि आप इस संशोधन को वापस ले, इट वॉज क्लियर दैट ही हैड लॉस्ट इंटरनल सपोर्ट, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, एकदम क्लियर थी कि वो अपनी पार्टी में वो आंतरिक जो सपोर्ट था, जो सहायता थी, उसको वो खो चुके थे। कौन खो चुके थे? मिस्टर ओली। बट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पार्टी लाइन, पार्टी लाइन क्या होता है? देखो राजनीतिक दल की जो विचारधाराएं होती है, उनसे उस पार्टी के जो सभी सदस्य होते हैं उनका सहमति होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पार्टी लाइन, तो पार्टी राजनीतिक दल की विचारधाराओं को फॉलोइंग, उनका अनुसरण करने के बजाय मिस्टर ओली डिसाइडेड टू सिंक हिज गवर्नमेंट, मिस्टर ओली ने निश्चय किया कि वो अपनी गवर्नमेंट को ही नष्ट कर देंगे, उसको ही डुबो देंगे। गिवन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइसिस, अगर इस संकट की घड़ी की, अगर इस घोर संकट की बात करें, इसकी गंभीरता के बारे में बताया जाए, ए स्प्लिट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, तो एक विभाजन से इनकार कभी भी नहीं किया जा सकता है। ए स्प्लिट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, रूल्ड आउट का मतलब होता है इनकार करना, से इनकार करना, और स्प्लिट का अर्थ होता है विभाजन, स्प्लिट मतलब डिवाइडेड, ब्रोकन, ये इसके सिनोनिम हो गए। एंड इफ दैट हैपन्स, और अगर ऐसा होता है, मतलब क्या होता है, पार्टी डिसोल्व हो जाती है, पार्लियामेंट डिसोल्व हो जाती है, और जो उनकी पार्टियां हैं उनमें एक स्प्लिट हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तो ये नेपाल वुड बी पुश्ड बैक टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, नेपाल को ये जो राजनीतिक अस्थिरता है उसमें पीछे धकेल देगा, ये जो क्राइसिस हो रहा है वो चीजें, एट ए टाइम ऑफ मल्टीपल चेंजेस, उस समय पर जब बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, किसके लिए? देखो पूरे विश्व के लिए चुनौतियां हैं, उस समय नेपाल के लिए भी चुनौतियां हैं। फ्रॉम ए स्लोइंग इकोनॉमी टू द कोरोना वायरस क्राइसिस, देखो कोरोना वायरस जो कठिनाई चल रही है, कोरोना वायरस जो घोर संकट चल रहा है, उसमें जो इकोनॉमी स्लो चल रही है, उसको लेकर के जो मल्टीपल चैलेंजेस चल रहे हैं, ये सब नेपाल को क्या कर देंगे? पीछे धकेल देंगे। मिस्टर ओली कुड हैव गॉन डाउन इन हिस्ट्री एज ए स्टेटमेंट, मिस्टर ओली जो है, वहाँ के जो पीएम हैं, वो एक क्या हो सकते हैं, मतलब हिस्ट्री में, इतिहास में वो एज ए स्टेट्समैन क्या होते हैं? राजनीतिक व्यक्ति या औरत जो एक नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो मिस्टर ओली इतिहास में एक स्टेट्समैन के रूप में
चले जाएंगे, हो सकते थे। इंस्टेड, इसके बजाय, ही हैज कट ए सॉरी फिगर, ही हैज कट ए सॉरी फिगर। कट ए सॉरी फिगर फ्रेज है, कट ए सॉरी फिगर मतलब कुछ ऐसा किया जाए ताकि आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करे। तो इसके बजाय ये हो सकता था कि प्राइम मिनिस्टर, इसके बजाय मिस्टर ओली प्राइम मिनिस्टर के रूप में ऐसा काम कर सकते थे। अपनी जो उनकी ऑब्सेशन क्या होती है, उनकी मानसिक स्थिति, पावर रिस्क के साथ में वो काम करते। देखो लास्ट वन लाइनों में ये बोला गया है कि मिस्टर जो ओली है वो, उनको इतिहास में एक नेता के रूप में जाना जाएगा, बल्कि ऐसा हो सकता था कि वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में ऐसा काम करते और अपनी मानसिक जो पावर है उसके द्वारा जो कुछ रिस्क लेने की काम करते, जिससे वो अपनी पार्टी के बीच में जो मत हैं, जो गुत्थियां हैं, उनको सुलझा देते। अनरेवलिंग होते हैं पेचों को, जो गांठ है, कुछ भी चीजें हैं उनको सुलझा देना। अनरेवलिंग द पार्टी ही को फाउंडेड, मतलब जिस पार्टी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, अगर वो कुछ रिस्क के साथ में, पावर रिस्क के साथ में काम करते एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो अपने अपोजिशन लोगों के द्वारा भी उनको क्या किया जा सकता था, उनकी प्रशंसा की जा सकती थी, उनको अपनाया जा सकता था। तो ये नेपाल में कुछ टर्मोइल चल रहा है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, वोकैबुलरी डिस्कस की, ग्रामर डिस्कस की, एडवर्ब, एंटोनिम, सिनोनिम देखे।